पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सर्वो मोटर के बारे में डिस्कस किया। स्पेशल मशीन्स का हमने स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको दो सर्वो मोटर एक्सप्लेन की थी, एक डीसी सर्वो मोटर और एक टू फेज एसी सर्वो मोटर। हमने ये देखा डीसी सर्वो मोटर में कैसे फीडबैक इंप्लीमेंट करके पोजीशन और स्पीड कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं, और वहीं टू फेज एसी सर्वो मोटर में देखा कैसे ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह काम करती है। बट इसके अंदर दो डिफरेंसेस होते हैं। एक तो लेस इनर्शिया के लिए ड्रैग कप रोटर, और एक हाई रोटर रेजिस्टेंस जिसकी मदद से इसका टॉर्क या इसका स्टेबल रीजन इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये सारी बातें की थी। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स के बारे में। ठीक है, ऐसी सिंक्रोनस मोटर्स या ऐसी मोटर जो सिंगल फेज सप्लाई से चलती हैं बट दे रन एट सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई से चलेंगी बट दे विल रन एट अ सिंक्रोनस स्पीड। इसके अंदर सबसे पहली मोटर जो मैं डिस्कस करूंगा दैट विल बी रिलक्टेंस मोटर। सबसे पहली मोटर के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, अब देखो जो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती हैं, इसमें स्टेटर पे एक सिंगल फेज सप्लाई लगाई जाती है। हम क्या जानते हैं, जब कभी स्टेटर पे एक सिंगल फेज सप्लाई लगाते हो तो दो अपोजिट डायरेक्शन में घूमने वाली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती हैं, एक फॉरवर्ड रोटेटिंग और दूसरी बैकवर्ड रोटेटिंग। दोनों ही सिंक्रोनस स्पीड से घूमती हैं, जिस कारण से कोई भी टॉर्क या स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता है रोटर के ऊपर। इसीलिए स्टेटर के अंदर इसमें भी सेम मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में करते हो, कि मेन के साथ साथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी लगाओ, और अगर तुम्हें परफेक्टली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसके लिए 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करो बाय मींस ऑफ अ कैपेसिटर। बट अब जो हम मोटर्स पढ़ेंगे उसमें रोटर का डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा एज कंपेयर टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें लिखना, the design of a stator is same as that of a single phase induction motor. That is, we will have main and auxiliary winding at 90 degree to each other, and to obtain a perfectly rotating magnetic field we can install a capacitor in series with auxiliary winding. ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटर का डिजाइन सेम रहेगा। अगला पॉइंट लिखना, द रोटर कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, बट certain teeth are removed in order to obtain variable reluctance। देखो कैसे, मैंने क्या बोला, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है जिसके अंदर रोटर बार्स होते हैं, तो इसके अंदर देखो रोटर बार्स लगे हुए हैं। मैं सिर्फ रोटर का डिजाइन बता रहा हूं कि रोटर का डिजाइन कैसे चेंज किया है। स्टेटर का डिजाइन तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसा ही है, स्टेटर में कोई डिफरेंस नहीं लाए। दो वाइंडिंग है, एक मेन एक ऑक्सिलरी। ठीक है, ये रोटर बार्स हो गए। लेकिन अब यहां जो टीथ बनने थे, देखो टीथ ऐसे बनने थे, टीथ और स्लॉट, ये टीथ बनाए, फिर थोड़ी दूर तक के टीथ गायब कर दिए, फिर टीथ बना लो, फिर टीथ बनाए, फिर थोड़ी दूर तक के टीथ गायब कर दिए, फिर टीथ बना लो, ठीक है, फिर थोड़ी दूर तक के टीथ गायब कर लो, फिर से टीथ बना लो। इस टाइप से, ठीक है। एक्चुअल में यूनिफॉर्म स्पेसिंग रहती है, मैं यहां पे यूनिफॉर्म स्पेसिंग दिखा नहीं पाया हूं, तो ऐसा मत सोचना यूनिफॉर्म स्पेसिंग नहीं होगी।
अपनी कॉपी में जो डायग्राम ड्रॉ करते हो उसमें यूनिफॉर्म स्पेसिंग लेकर के ड्रॉ करना, ठीक है? मेरी बात क्लियर हुई? अब इससे होगा क्या कि देखो जो स्टेटर होगा यहां पे टीथ के नीचे लेस एयर गैप मिलेगा उसे, या ये कह दो कि लेस रिलक्टेंस मिलेगी, और जहां टीथ गायब है वहां एयर गैप ज्यादा होगा और यहां रिलक्टेंस भी ज्यादा बनेगी, ठीक है ना? तो इस तरीके से वेरिएबल रिलक्टेंस हमने इंप्लीमेंट कर दिया है, इसीलिए इसको मैं रिलक्टेंस मोटर बोल रहा हूं। है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह, रोटर में अभी भी बार्स लगे हुए हैं, लेकिन कुछ पोजीशनिंग से टीथ रिमूव करके वेरिएबल रिलक्टेंस इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो इसमें लिखना द एयर गैप अंडर द रोटर टीथ इज स्मॉल, सो रिलक्टेंस इज लेस, whereas the air gap between the teeth is large, so reluctance is high, and hence the reluctance is non-uniform across the rotor periphery. अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क डेवलप होता है तो टॉर्क तो यहां पे भी सेम डेवलप होगा एज अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि वो किसकी वजह से होता है, वो ये रोटर बार्स पे लगता है। लेकिन हम एक चीज और जानते हैं कि कोई भी फ्लक्स मिनिमम रिलक्टेंस का पाथ लेना चाहता है और मिनिमम रिलक्टेंस मिलेगी टीथ के नीचे, तो कोई भी फ्लक्स ये चाहेगा कि टीथ के अलोंग लाई करे, वो ज्यादा एयर गैप या ज्यादा रिलक्टेंस में लाई ना करे। अगर ऐसा चाहेगा तो यहां एक और टॉर्क बन जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज योर रिलक्टेंस टॉर्क, ठीक है? रिलक्टेंस टॉर्क कहलाएगा। तो होगा क्या देखो, पहले एक पॉइंट लिख लेना, द रोटर बार्स एक्सपीरियंस द सेम टॉर्क एज इन केस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ड्यू टू विच द मोटर एक्सेलरेट्स and rotates at a speed close to synchronous speed. Next point. अब देखो मैं कहता हूं जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होगी, ये चीज समझो, ns। रोटर स्पीड क्या होगी, nr, जो कि लेस देन ns होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर कितनी होगी, ns माइनस nr। तो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटर के रेस्पेक्ट में घूम रही है, कितनी स्पीड से घूम रही है, ns माइनस nr। तो कभी तो वो ज्यादा रिलक्टेंस के अक्रॉस लाई करेगी, फिर कम रिलक्टेंस, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम। तो इस तरीके से कभी उसे ज्यादा रिलक्टेंस मिलेगी तो कभी उसे कम रिलक्टेंस मिलेगी। बट मैग्नेटिक फील्ड चाहती क्या है, हमेशा कम रिलक्टेंस की तरफ लाई करना। जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहां लाई कर गई तो वो रोटर पे टॉर्क इधर लगाएगी ताकि टीथ मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लाई कर जाए। एक चीज सोचो, मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा एयर गैप में लाई कर रही है और वो चाहती कम एयर गैप है, तो वो क्या चाहेगी, टीथ को घुमा करके मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ले आए ताकि उसको कम रिलक्टेंस मिले। और मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर लाई कर रही है तो वो रोटर को इधर घुमाने की कोशिश करेगी। तो होगा क्या कि रोटर पे जो रिलक्टेंस टॉर्क बनेगा ये अपोजिट डायरेक्शंस में बन सकता है, कभी क्लॉकवाइज तो कभी एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए जो रिलक्टेंस टॉर्क बनता है ये पल्सेटिंग होता है, ये फिक्स नहीं होता। तो इसमें लिखना द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड will apply a torque on the rotor such that the teeth of the rotor should lie along stator magnetic field
in order to minimize the air gap and the reluctance. Therefore, the reluctance torque is pulsating in nature. Reluctance torque is pulsating in nature. तो देखो, एक तो कांस्टेंट टॉर्क आएगा जो इंडक्शन मोटर वाला टॉर्क है, और उसके ऊपर रिलक्टेंस टॉर्क की वजह से पल्सेटिंग नेचर बनेगा। ठीक है भाई, वेरिएशन बन रहे हैं, क्योंकि कभी देखो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस टीथ के पास है तो ये क्लॉकवाइज लगाएगी टॉर्क, इस टीथ के पास है तो एंटी क्लॉकवाइज लगाएगी, तो टॉर्क कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव बनेगा। दैट इज योर रिलक्टेंस टॉर्क। अब होता क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा जब रोटर सिंक्रोनस स्पीड के क्लोज घूमने लगे, एनआर बिकम्स वेरी क्लोज टू एनएस, तब जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगी टॉर्क बढ़ जाएगा, तो ये रोटर को एक्सेलरेट करा के एनएस पे ले आएगा, और एक बार मोटर एनएस पे घूमने लगी तब हमारी लॉकिंग हो गई स्टेटर और रोटर के बीच में, या ये कह दो देयर इज अ मैग्नेटिक लॉकिंग जहां रोटर रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड। बात मेरी समझना, इंडक्शन मोटर की प्रॉपर्टी यह है कि वो कभी भी एनएस पे नहीं घूम सकती। अब जैसे ही एनएस के करीब स्पीड पहुंचेगी तो ये जो पॉजिटिव वाला टॉर्क है, ये टॉर्क को बढ़ा के रोटर को एक्सेलरेट करा के एनएस पे ले आएगा, तो मोटर घूमने लगेगी एनएस पे। अब मोटर की स्पीड अगर इससे कम या ज्यादा होने की कोशिश करेगी तो इंडक्शन मोटर का टॉर्क उस चीज को अपोज करेगा, वो कोशिश करेगा इसकी स्पीड क्या रहे, एनएस, इसीलिए इसे कहते हैं सिंक्रोनस मोटर। तो इसमें लिखना, द इंडक्शन मोटर टॉर्क brings the rotor speed to a value close to synchronous speed, and during the positive cycle of reluctance torque the rotor accelerates and pulls into synchronism and the motor starts to rotate at synchronous speed. Next point, whenever the speed tries to go above or below the synchronous speed, the induction motor torque prevents the loss of synchronism. ठीक है, क्योंकि अगर स्पीड ns से कम या ज्यादा होगी तो इंडक्शन मोटर वाला प्रिंसिपल काम आएगा, और इंडक्शन मोटर वाला टॉर्क क्या कोशिश करेगा, इसको वापस ns पे ले जाए, बिकॉज इफेक्ट अपोजेस द कॉज। भाई इंडक्शन मोटर में ईएमएफ बनता ही इसलिए है क्योंकि एनआर इज नॉट इक्वल टू एनएस, तो उसी अपने ही कॉज को अपोज करके स्पीड को वापस क्या कराएगा, एनएस पे ले आएगा। तो देखो इसके अंदर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कैसे वेरी करती है। ये जो पिछला कर्व था ना, इसमें एक करेक्शन कर लेना, टॉर्क वर्सेस स्पीड नहीं था, वो टॉर्क वर्सेस टाइम होगा। ठीक है, तो जो ही मैंने पिछला कर्व बनवाया था उसको एक बार करेक्ट कर लेना, टॉर्क वर्सेस टाइम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टॉर्क वर्सेस स्पीड की। तो पहले मैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करता हूं। अगर सिर्फ मेन वाइंडिंग होती है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, सिर्फ अगर मेन वाइंडिंग होती है, और मेन और ऑक्सिलरी दोनों होते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, कुछ इस टाइप से आता है। मैंने बताया ना, स्टेटर इसका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसा ही होता है, तो ग्राफ देखो शुरू तो यहीं से होगा, फिर जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट करेगा ये इस ग्राफ पे आ जाएगा, लेकिन इंडक्शन मोटर कभी भी एनएस पे नहीं घूम सकती। अब जो इसका रिलक्टेंस टॉर्क होता है, जब स्पीड एनएस के बहुत क्लोज आ जाती है तो सीधा वो इसको एनएस पे जंप करा देता है। दिस इज योर स्नैप एक्शन। समझे कि इसके बाद ये कर्व नो लॉन्गर फॉलो होगा, इसको फॉलो नहीं किया जाएगा,
जैसे ही ns के करीब स्पीड पहुंचेगी तुरंत वो झटके से किस पे आ जाएगी, ns वाली स्पीड पे आ जाएगी। और ये वाला रीजन वर्टिकल है, वर्टिकल है तो क्या मतलब कि टॉर्क कितना भी लो इस रीजन के अंदर स्पीड कितनी रहने वाली है, ns। बात समझ आ रही है? देखो वर्टिकल रीजन के अंदर टॉर्क वेरी कर रहा है, स्पीड इज ns। तो इसमें लिखना व्हेन द स्पीड रीचेस क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड द मोटर इज पुल्ड इनटू सिंक्रोनिज्म बाय अ स्नैप। एकदम चुटकी में इस तरीके से अचानक से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, सिंक्रोनस। क्यों? क्योंकि एक एडिशनल टॉर्क बनता है जो उसकी स्पीड को सिंक्रोनस बनाने की कोशिश करता है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा भाई कि जो रिलक्टेंस टॉर्क था वो तो पहले भी बन रहा था, तब हमने ऐसा क्यों बोला कि जब कभी इसकी स्पीड ns के क्लोज आएगी तभी ये सिंक्रोनस में आ पाएगी। देखो होता क्या है, अभी मैंने बताया था स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर कितनी थी, ns माइनस nr थी ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर तेजी से घूम रही है, देखो अगर ये रिलेटिव स्पीड ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से घूम रही है रोटर के रिस्पेक्ट में, तो ये टॉर्क का रिवर्सल भी बहुत तेजी से होगा। खुद सोचो ns माइनस nr ज्यादा हुआ तो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटर के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा तेज घूम रही है, बहुत ज्यादा तेज घूम रही है। यहां थी तो एंटी क्लॉकवाइज, यहां थी तो क्लॉकवाइज, ये टॉर्क बहुत जल्दी जल्दी रिवर्स होगा। तो ये पॉजिटिव होगा तो रोटर को एक्सेलरेट कराएगा, नेगेटिव होगा तो डेसेलरेट कराएगा, तो ओवरऑल कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ns माइनस nr लो हो जाएगा, ns माइनस nr जब लो हो जाएगा तो टॉर्क का जो रिवर्सल है वो काफी स्लो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर धीरे घूम रही है रोटर के रिस्पेक्ट में तो टॉर्क धीरे धीरे रिवर्स होगा, टॉर्क धीरे धीरे रिवर्स होगा तो वो लार्ज टाइम के लिए पॉजिटिव होगा, फिर लार्ज टाइम के लिए नेगेटिव। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव होगा और काफी समय के लिए पॉजिटिव होगा तब ये रोटर को एक्सेलरेट करा के ns पे ले आएगा। अगर टॉर्क जल्दी जल्दी रिवर्स होगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो वो रोटर को एक्सेलरेट करा ही नहीं पाएगा। इससे पहले एक्सेलरेट कराता टॉर्क नेगेटिव हो गया, डेसेलरेट कराता इतने में ही टॉर्क पॉजिटिव हो गया, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत धीरे धीरे बहुत देर तक पॉजिटिव है तो रोटर को एक्सेलरेट करा के ns पे ले आएगा। इसी वजह से जब रोटर की स्पीड ns के करीब होती है तभी यह फिनोमिना देखा जा सकता है। तो इसीलिए हमेशा सिंक्रोनिज्म में आना पॉसिबल नहीं है, इट इज ओनली पॉसिबल अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो इसमें लिखना द रोटर पुलिंग इनटू सिंक्रोनिज्म इज ओनली पॉसिबल अंडर फेवरेबल कंडीशन। एप्लीकेशन लिखो, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, फोनोग्राफ, turntable, control equipment and other timing devices। इस पे जो है ना एप्लीकेशन का सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। एप्लीकेशन देके ये पूछ लूंगा कौन सी मोटर लगेगी, तो एप्लीकेशन याद रखना इस मोटर का। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। अब देखो ओवरऑल अगर समराइज करें रिलक्टेंस मोटर में क्या हुआ। रिलक्टेंस मोटर एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसी थी जिसके कुछ टीथ को रिमूव करके वेरिएबल रिलक्टेंस बना दी गई, जिससे कि एक टॉर्क एक्स्ट्रा आ गया, दैट वाज रिलक्टेंस टॉर्क। उसने मोटर को एक्सेलरेट करा के अचानक से सिंक्रोनिज्म में ले जाएगा व्हेन स्पीड इज क्लोज टू सिंक्रोनिज्म। ठीक है, दूसरी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की मैं बात कर रहा हूं अब, हिस्टेरेसिस मोटर। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्टेरेसिस मोटर। तो इसमें लिखना द स्टेटर ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर इज सिमिलर टू परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर बट द रोटर इज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मैग्नेटिकली हार्ड स्टील। परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर का क्या मतलब है, वो मोटर जिसके अंदर एक परमानेंट कैपेसिटर लगा रहता है,
जिसको कैपेसिटर रन मोटर के नाम से भी जानते हैं। कैपेसिटर परमानेंट लगाने का रीजन क्या होता है कि परमानेंट हमें 90 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता रहे मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच, जिससे कि एक परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी बनी रहे। तो उसको क्या बोलोगे? परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। अब इसमें हमने क्या बोला, लेकिन रोटर क्या है? रोटर एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर मैग्नेटिकली हार्ड स्टील से बना है। हार्ड स्टील का मतलब मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल। तो मैंने मशीन के शुरुआत के बेसिक में बताया था हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल। तो हार्ड मटेरियल वो होते हैं जिनका हिस्टेरेसिस कर्व वाइड होता है, यानी जिन्हें मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या कहते हैं, देखो, मैग्नेटिकली हार्ड स्टील का क्या मतलब होगा कि फाई वर्सेस आई या बी वर्सेस एच कर्व अगर देखोगे तो कर्व कैसा मिलता है? इस टाइप से, ठीक है। तो ये हिस्टेरेसिस कर्व काफी वाइड आता है बिकॉज इट इज हार्ड स्टील। तो इसमें लिखना मैग्नेटिकली हार्ड स्टील is hard to magnetize and hard to demagnetize. So it has a wide hysteresis loop. अब ये हिस्टेरेसिस लूप ट्रैवर्स कैसे होती है? इस टाइप से, ठीक है। तो अब देखो इस वाले पॉइंट पे देखो, जब H 0 है, A पॉइंट पे देखना, H 0 है तो B नेगेटिव है, फिर H पॉजिटिव है तो B 0 है, फिर H 0 है तो B पॉजिटिव है। यानी अगर H मेरा साइनोसॉइडल हो गया, H अगर मेरा साइनोसॉइडल हो गया तो जो B आएगा, B होगा जो, जब H 0 है शुरुआत में A पॉइंट पे तो B नेगेटिव है, तो नेगेटिव से शुरू होगा। फिर H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव में मैक्सिमम है तो B 0 है। तो देखो ये कुछ इस तरीके से आएगा, फिर H 0 है, फिर H नेगेटिव, H 0, H पॉजिटिव। इस टाइप से जाएगा, ठीक है। फ्लैट टॉप्ड क्यों आ रहा है? ड्यू टू सैचुरेशन। ये चीज ट्रांसफॉर्मर के अंदर बहुत अच्छे से हमने कवर की थी कि ड्यू टू सैचुरेशन अगर H या I का कर्व साइनोसॉइडल होता है तो फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी का कर्व फ्लैट टॉप्ड आता है। तो हम यहां पे ये भी कह सकते हैं दैट B लैग्स H बाय एन एंगल डेल्टा, और ये डेल्टा है हिस्टेरेसिस एंगल। यही सेम चीज हमने ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी कवर की थी कि ड्यू टू हिस्टेरेसिस आई और फाई सेम फेज में नहीं आते, सेम वे में बी और एच सेम फेज में नहीं आएंगे, दे विल हैव अ सर्टेन एंगल डेल्टा। वहां इसको बीटा बोल रहा था मैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर, मेरी बात समझे? तो इसमें लिखना इफ द मैग्नेटिक field intensity or MMF is sinusoidal in nature, then the flux produced is flat topped and it lags the MMF by an angle delta called as the hysteresis angle। ठीक है, अगला पॉइंट, the hysteresis angle delta does not depend on the MMF or on construction of the machine, but it depends on the nature of material used to construct the rotor। डेल्टा देखो उतना ही बड़ा होगा जितनी चौड़ी ये हिस्टेरेसिस लूप होगी।
जितना ज्यादा हिस्टेरेसिस होगा उतना ज्यादा ही एंगल डेल्टा बन के आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा डिपेंड करता है मटेरियल पे। हार्ड मटेरियल लोगे तो डेल्टा ज्यादा और सॉफ्ट मटेरियल लोगे तो डेल्टा कम। नहीं तो देखो ऐसे सोच लो, जैसे ट्रांसफॉर्मर में हमने किया भी था कि अगर ये फाई होता है तो एक करंट इसके सेम फेज में होता है आई म्यू, एक करंट इससे 90 डिग्री पे होता है आई डब्ल्यू। तो ये जो एंगल होता है दिस इज योर डेल्टा या बीटा। ठीक है, अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं हिस्टेरेसिस लूप जितनी बड़ी होगी ये डेल्टा उतना ही बड़ा होगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा? हिस्टेरेसिस लूप बड़ी होने से बढ़ता है कोर लॉस, कोर लॉस बढ़ने से बढ़ता है आई डब्ल्यू, और आई डब्ल्यू बढ़ने से बढ़ेगा डेल्टा। बात समझे कुछ? ये ऑर्डर समझ आ रहा है मेरा? मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर भाई हिस्टेरेसिस लूप बड़ी होगी तो ज्यादा कोर लॉस, ज्यादा कोर लॉस से ज्यादा आई डब्ल्यू, ज्यादा आई डब्ल्यू से ज्यादा डेल्टा, ऐसा फिनोमिना बनता है। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट लिखना। although magnetically hard materials although magnetically hard materials have a high resistivity, but still there are certain small amount of eddy current losses। देखो एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मर में देखा भी था वो कितना था? पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 6 रो। तो मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि अगर रो हाई है तो एडी करंट लॉस काफी छोटा होगा, बट जीरो नहीं होगा। तो अगर हाई रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल यूज कर रहे हो तो एडी करंट लॉस काफी छोटा रहेगा, बट इट विल बी नॉन जीरो। तो अगला पॉइंट लिखना, एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड whenever the rotor does not rotate at synchronous speed। सीधी बात है, मैग्नेटिक फील्ड तो ns से घूम रही है, अगर रोटर ns से नहीं घूमा तब रोटर में एडी करंट प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, these eddy currents also produce a torque that tries to make the rotor speed equal to synchronous speed। बात को समझो मेरी, एडी करंट तभी बनेंगे जब रोटर की स्पीड ns ना हो, और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये अपने कॉज को अपोज करेंगे, तो ये कोशिश करेंगे कि रोटर की स्पीड कितनी आ जाए? ns। तो अब देखो मशीन के अंदर दो टॉर्क हो गए, यहां पे एक तो टॉर्क बनेगा ये हिस्टेरेसिस एंगल की वजह से, और दूसरा टॉर्क हमारा बनेगा एडी करंट की वजह से। तो ये हिस्टेरेसिस वाले टॉर्क के बारे में भी लिख लो, ड्यू टू हिस्टेरेसिस एंगल which is dependent on the nature of magnetic material, a torque is produced in the motor which is hysteresis torque। ठीक है, देखो कैसे, मान लो ये अपना स्टेटर है, इसके अंदर अपना रोटर है। अब ये नॉर्थ साउथ है, ये स्टेटर के नॉर्थ साउथ है। तो एक स्टेटर का एमएमएफ है जो कि कितनी स्पीड से घूम रहा है? सिंक्रोनस स्पीड से। ये रोटर के अंदर भी करंट प्रोड्यूस करेगा, ये रोटर के अंदर भी मैग्नेटाइज करेगा रोटर को, लेकिन रोटर का मैग्नेटिज्म हमेशा इसको लैग करेगा ड्यू टू हिस्टेरेसिस। अच्छा एक पॉइंट ऐसे लिख लो, द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेस द रोटर, but rotor magnetization lags the stator magnetic field due to hysteresis by an angle delta। यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब है जो रोटर के पोल्स हैं वो स्टेटर के पोल्स को लैग कर जाएंगे बाय एन एंगल डेल्टा।
अब ये नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और ये साउथ साउथ को रिपेल करेगा, तो ये बन गया टॉर्क। दिस इज योर हिस्टेरेसिस टॉर्क। अगर ये एंगल डेल्टा नहीं आता तो स्टेटर और रोटर के पोल कोइंसाइड हो जाते, तब कोई टॉर्क ही नहीं बन सकता था। बात क्लियर हुई? तो स्टेटर और रोटर के पोल्स में कुछ एंगल होना जरूरी है, तभी ये टॉर्क बन सकता है। ठीक है? तो और एंगल किस वजह से आ रहा है? ड्यू टू हिस्टेरेसिस। क्योंकि जब तुम मैग्नेटिज्म लगाओगे या एमएमएफ लगाओगे, सेम एंगल पे या सेम इंस्टेंट पे रोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, वो लैग करके बनेगी, वो कुछ देर बाद बनेगी। और कितने एंगल के बाद आएगी? डेल्टा के बाद। ये बात क्लियर हुई? अब अगला पॉइंट लिखना, अनलाइक रिलक्टेंस मोटर, hysteresis motor does not snap into synchronism, but rather it gradually attains synchronism and it can accelerate under any condition। जैसे हमने ये बोला था, रिलक्टेंस मोटर को अगर फेवरेबल कंडीशन मिली तभी वो सिंक्रोनिज्म पे आ पाएगी। लेकिन हिस्टेरेसिस मोटर में कैसा भी लोड लगा हो, ये धीरे धीरे एक्सेलरेट करके एनएस पे घूम सकती है। ये इसका एडवांटेज होता है एज कंपेयर टू योर रिलक्टेंस मोटर। ठीक है? अगला पॉइंट लिखना, ड्यू टू स्मूथ फंक्शनिंग एंड एब्सेंस ऑफ जर्क, it is used in applications where we require smooth and silent operation such as clock, timer and other audio video recording equipment। जहां तुम्हें कांस्टेंट स्पीड चाहिए लेकिन आवाज भी ना हो, तो वहां किसका यूज कर सकते हो? हिस्टेरेसिस मोटर का। क्योंकि देखो क्या होता है, रिलक्टेंस मोटर ना एनएस पे अचानक से आती है, झटके से आती है, तो उसके अंदर नॉइजी ऑपरेशन होता है, लेकिन इसका ऑपरेशन साइलेंट होता है। अब हम बात कर रहे हैं टॉर्क की, तो इसके अंदर सबसे पहले टॉर्क की मैं बात कर रहा हूं, एडी करंट टॉर्क। अब एडी करंट लॉसेस कितने होते हैं? के ई, रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है एस एफ, यही होता है। अगर मैं कहूं मुझे एयर गैप पावर बता दो, तो तुम कहोगे भाई लॉसेस अपॉन स्लिप इज एयर गैप पावर। और मैं कहूं टॉर्क बता दो, तो तुम कहोगे भाई एयर गैप पावर बाय ओमेगा एस इज योर टॉर्क। एडी करंट लॉस है तो लॉस ही ना रोटर पे, तो उससे मैंने एयर गैप पावर निकाल ली। अब इससे क्या होगा, देखो टॉर्क जो है स्लिप के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो एडी करंट टॉर्क को अगर मैं स्पीड के अगेंस्ट प्लॉट करूं, तो स्पीड जहां ns होती है वहां स्लिप 0 होती है, और स्पीड जहां 0 होती है वहां स्लिप 1 होती है। तो ये स्लिप के प्रोपोर्शनल है, स्लिप ज्यादा तो टॉर्क ज्यादा, स्लिप 0 तो टॉर्क भी 0। यानी जब मोटर ns पे घूमने लगेगी तब कोई एडी करंट रोटर के अंदर इंड्यूस नहीं होगा, एडी करंट टॉर्क भी हो जाएगा 0। तो ये वाला पॉइंट लिखना, व्हेन द मोटर रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड there are no eddy currents induced in the rotor and eddy current torque becomes 0। ठीक है? सेम वे में मैं हिस्टेरेसिस वाले टॉर्क की बात करता हूं, तो मैं कहता हूं भाई हिस्टेरेसिस लॉस कितना होगा? हिस्टेरेसिस टॉर्क को भी मैं लॉस से ही अप्रोच करूंगा। हिस्टेरेसिस टॉर्क, तो यहां हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला बताओ जरा, के एच। ठीक है? फिर एयर गैप पावर कैसे निकालोगे? हिस्टेरेसिस लॉस बाय एस, और हिस्टेरेसिस टॉर्क कैसे निकलेगा? एयर गैप पावर बाय ओमेगा एस।
अब देखो ये तो स्लिप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर ये स्लिप पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है अगर हिस्टेरेसिस टॉर्क को स्पीड के अगेंस्ट प्लॉट करोगे तो ये कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया। तो अब अगर मैं कहूं मुझे टोटल टॉर्क चाहिए हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट, तो टोटल टॉर्क वर्सेस स्पीड का कर्व कैसा आएगा? तो एक तो कांस्टेंट और उसमें एक एडी टॉर्क को ऐड कर लो। बात क्लियर हुई? ठीक है, ये मेरा पॉइंट क्लियर है हिस्टेरेसिस मोटर का। तो ओवरऑल देखो इसको भी अगर दोबारा से समराइज करें, हमने रोटर एक सिलेंडर लिया जो मैग्नेटिकली हार्ड स्टील का बना था। तो जब स्टेटर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई वो रोटर से पास हुई जिससे कि रोटर भी मैग्नेटाइज हुआ। लेकिन हिस्टेरेसिस के कारण रोटर का मैग्नेटाइजेशन एक डेल्टा एंगल से लैग कर गया, तो स्टेटर और रोटर पे बनने वाला मैग्नेट अलाइंड नहीं हुआ, उनके बीच में डेल्टा एंगल आया। और उनके बीच में डेल्टा एंगल आने से दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो टॉर्क बनेगा दैट इज हिस्टेरेसिस टॉर्क। और रोटर में एडी करंट इंड्यूस होने से जो टॉर्क बनेगा दैट इज एडी करंट टॉर्क। तो हिस्टेरेसिस मोटर के अंदर दो टॉर्क होते हैं, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट। और ये घूमती एनएस पे है, स्मूथ और साइलेंट ऑपरेशन होता है, इसीलिए क्लॉक, टाइमर या ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट्स के अंदर इसका काम लिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं बात करता हूं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में भी। मैंने इंडक्शन मोटर में जितना कवर किया था सिर्फ उतना ही किया था जितना गेट पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट था। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हमने कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं की थी। हमने ये पढ़ा था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए या तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा सकते हो और उसमें भी 90 डिग्री का शिफ्ट पाने के लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर लगा सकते हो। तो दो टेक्निक्स पढ़ी थी, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर और कैपेसिटेंस स्प्लिट फेज मोटर। अब मैं यहां तुमसे बात करने वाला हूं और तरीके स्टार्टिंग के, जिसमें पहला मैं बात कर रहा हूं शेडेड पोल स्टार्टिंग। ठीक है, यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में शेडेड पोल की मदद से कैसे स्टार्ट किया जाता है। अब देखो पहले मैं डिजाइन कर देता हूं फिर समझाता हूं। प्रोसेस बहुत इजी है, शेडेड पोल वाला। देखो ये हमने रोटर सॉरी स्टेटर बना लिया। ठीक है, परफेक्ट सर्कल नहीं बना होगा, अपनी कॉपी में परफेक्ट सर्कल बना लेना। अब हम क्या करते हैं, पोल का देखो मैंने डिजाइन चेंज कर दिया है। अब इसके अंदर रोटर तो वही है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वाला स्क्विरल केज, जिसमें रोटर के अंदर बार्स लगे हैं। ठीक है, और बीच में अपना शाफ्ट आ रहा है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां एक मैं कॉपर की रिंग प्लेस कर रहा हूं जिसको मैं कहता हूं शेडिंग रिंग या शेडिंग कॉइल। शेडिंग रिंग या शेडिंग कॉइल। अब स्टेटर के अंदर वाइंडिंग लगाई जाएगी। इस तरह से वाइंडिंग प्लेस कर दी। अब देखो क्या होता है, ये जो स्टेटर पे वाइंडिंग लगाई गई है, जब इसमें करंट फ्लो करता है आई, तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करता है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये ऑल्टरनेटिंग होता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें करंट पास कर रहे हो दैट इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग इन नेचर।
तो ये फ्लक्स जो होता है, ये जो कॉपर की रिंग है, ये जो शेडिंग रिंग है, ये कुछ भी नहीं है, कॉपर की रिंग होती है, इसके अंदर ईएमएफ बनाता है। ठीक है, अब ये जो ईएमएफ बनेगा, ये इस शेडिंग रिंग के अंदर एक करंट फ्लो कराएगा, उस करंट से भी एक फ्लक्स बनेगा। तो अब हमारे पास दो फ्लक्स हो जाएंगे, एक जो स्टेटर के पोल ने बनाया और एक जो शेडिंग रिंग की वजह से फ्लक्स बना। तो इसमें लिखो, a small part of each pole a small part of each pole carries a short circuited ring called as shading ring or shading coil made of copper. Next point, the current carried by stator winding produces an alternating flux which induces an EMF and current in the shading ring. Next point, the current carried by shading ring produces a flux, so we obtain two flux or two magnetic field by which we can obtain starting torque in the motor. देखो, कहने का मतलब ये है, ये जो स्टेटर वाइंडिंग है, इसने बनाया φm, इससे एक ईएमएफ बनेगा शेडिंग कॉइल के अंदर जो 90 डिग्री लैग करेगा, और इस ईएमएफ से एक शेडिंग कॉइल में करंट बनेगा जो एक थीटा एंगल लैग करेगा। ये थीटा डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इंपीडेंस ऑफ शेडिंग रिंग। जैसी शेडिंग रिंग की इंपीडेंस होगी उस अनुसार ये थीटा डिसाइड होगा, और इसी के सेम फेज में आएगा φSC। अब देखो दिक्कत क्या थी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में, कि अपने पास एक ही मैग्नेटिक फील्ड थी मेन वाइंडिंग की, इसीलिए तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग लाए थे कि दो फ्लक्सेस हो जाएं, एक मेन और एक ऑक्सिलरी का। तो यहां भी दो फ्लक्स हो गए, मेन वाइंडिंग और एक शेडिंग कॉइल का। जब दो फ्लक्स हो गए तो हमारी मोटर स्टार्ट हो सकती है। तो इसमें लिखना, इट इज सिमिलर टू usage of auxiliary winding in single phase induction motor because the objective was to obtain two magnetic flux which are having phase separation। दो मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेम फेज में ना हो, अगर वो हमें मिल जाए, देन वी कैन प्रोड्यूस द टॉर्क। मैंने एक चीज और बताई थी कि हमेशा जो टॉर्क बनता है वो लीडिंग वाले फ्लक्स से लैगिंग की तरफ बनता है। तो हम क्या जानते हैं यहां पे, φm लीड्स φSC बाय 90 प्लस थीटा। तो ये वाला पॉइंट भी लिखो, since the flux is always produced from the since the torque is always produced from the leading flux towards the lagging flux, so the direction of rotating magnetic field and the torque will be from unshaded portion, क्योंकि इसका फ्लक्स है φm, unshaded portion towards the shaded portion। φm लीड कर रहा है तो φm से φSC की तरफ होगा, φm माने अनशेडेड, φSC माने शेडेड। तो इस पे भी ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शेडेड पोल मोटर के अंदर टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, दैट इज फ्रॉम अनशेडेड पोर्शन टुवर्ड्स द शेडेड पोर्शन। क्योंकि हम ये जानते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लीडिंग से लैगिंग फ्लक्स की तरफ जाती है, तो उसी डायरेक्शन में टॉर्क भी जाएगा फ्रॉम अनशेडेड टू द शेडेड। अगला पॉइंट, दिस मोटर हैज अ लो एफिशिएंसी of 20% to 50%। एप्लीकेशन लिखो, स्मॉल डोमेस्टिक फैन, रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, मूवी प्रोजेक्टर, ब्लोअर एंड हीटर। तो ये सब में हमारी यूज होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर
यूजिंग शेडेड पोल, या ये कह सकते हो शेडेड पोल मोटर। ऐसे ही स्टार्टिंग की एक और टेक्निक हम लोग कवर कर रहे हैं। ये शेडेड पोल मोटर काफी फेमस है, इसीलिए इसको याद रखना। तो दूसरी स्टार्टिंग लिखना रिलक्टेंस स्टार्टिंग। रिलक्टेंस स्टार्टिंग, ठीक है। अब रिलक्टेंस स्टार्टिंग में क्या करते हैं, देखो ये शेडिंग कॉइल हटा देते हैं। बस करना ये होता है कि अपने पास दो एयर गैप रहने चाहिए, एक ज्यादा एयर गैप और एक कम एयर गैप। एक ज्यादा एयर गैप और एक कम एयर गैप, ठीक है। अब क्या होता है, जहां ज्यादा एयर गैप आता है वहां सैचुरेशन का चांस ना के बराबर होता है, तो वहां सैचुरेशन नहीं आता है। या ऐसा कह दो जैसे जहां एयर ही एयर हो, दैट कैन नेवर सैचुरेट। उसका मैग्नेटाइजेशन कर्व कैसा होता है, लीनियर। लेकिन जहां आयरन आ जाता है वहां सैचुरेशन और हिस्टेरेसिस दोनों आ जाता है, तो फ्लक्स और करंट के बीच का ग्राफ नॉन लीनियर होता है। तो इसमें लिखना इन एयर कोर द मैग्नेटाइजेशन कर्व between flux and current is linear, but in iron core the magnetization curve is non-linear. Next point, in reluctance starting each pole is divided into two parts, one having larger air gap and the other having smaller air gap, ठीक है। अगला पॉइंट, the part of the pole having larger air gap can be treated similar to air core in which the magnetization curve is linear, so flux and the current lie in same phase, whereas the part of pole having smaller air gap can be treated as iron core in which magnetization curve is non-linear due to saturation and hysteresis, and the magnetizing current leads the flux by a small angle. देखो हिस्टेरेसिस की वजह से क्या हुआ था, फिर से याद करो। ट्रांसफार्मर में अगर ये फ्लक्स था, ये आई म्यू था, तो ये आई डब्ल्यू था, और इसकी वजह से जो नो लोड करंट होता है वो फ्लक्स से लीड करता है, या ये कह दो फ्लक्स करंट से लैग करता है। तो अब मैं कहता हूं, देखो जो मैंने वोल्टेज लगाई है स्टेटर पे वो हो गई V1, इससे कुछ एंगल पे लैग आएगा I1। अब I1 के सेम फेज में आ जाएगा Φ1 जो कि एयर कोर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, बट Φ2 इससे लैग कर जाएगा बाय एन एंगल बीटा। अब अगेन देखो दो मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गए, Φ1 और Φ2, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट है बीटा एंगल का। तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड में स्पेस डिस्प्लेसमेंट आ जाता है तो उससे होता क्या है, सॉरी फेज डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तो उससे होता क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। यही तो मेन और ऑक्सिलरी में किया था कि उनके बीच में फेज शिफ्ट पैदा किया था x/r रेशो को अलग अलग करके। यही चीज यहां हो रही है, दो फ्लक्स में फेज शिफ्ट आ रहा है बीटा एंगल का। तो इसमें लिखना द फ्लक्स ड्यू टू टू पार्ट्स ऑफ द पोल have a small phase shift of angle beta, due to which rotating magnetic field is established and torque is produced on the rotor. तो ये भी दो तरीके हो सकते हैं मोटर को स्टार्ट करने के, शेडेड पोल और रिलक्टेंस स्टार्टिंग। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो शेडेड पोल वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। हमने शेडिंग रिंग की मदद से एक और फ्लक्स जनरेट कर लिया था और दो फ्लक्सेस की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा,
या ये कह दो पहले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जिससे कि एक टॉर्क लगेगा। तो उसमें भी टॉर्क किस तरफ लगता है? अनशेडेड से शेडेड पोर्शन की तरफ। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। इसमें हमारा फोकस सिंगल फेज मोटर पे रहा है। तो दो सिंक्रोनस मोटर बताइए, हिस्टेरेसिस और रिलक्टेंस, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के दो तरीके बताए हैं, शेडेड पोल मोटर और रिलक्टेंस स्टार्टिंग। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं, बाकी स्पेशल मशीन्स का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।